हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विद्यालयीकरण के आयोजन के ऊपर, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिससे उसके ज्ञान, अनुभव तथा व्यवहार का परिमार्जन एवं वृद्धि होता रहता है। शिक्षा की इस आजीवन और सतत चलने वाली प्रक्रिया में मनुष्य के शिक्षा ग्रहण करने का क्षेत्र भी काफी व्यापक है, जिसे औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक अभिकरणों के नाम से हम जानते हैं, यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। वर्तमान में शिक्षा प्रदान करने के लिए औपचारिक अभिकरण को, यानी फॉर्मल एजुकेशन को का औपचारिक अभिकरण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय इसी के अंतर्गत आते हैं। विद्यालयीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूलिंग। विद्यालयीकरण का अर्थ है विद्यालय तक पहुंच। विद्यालयीकरण का अर्थ है विद्यालय तक पहुंच। विद्यालय कोई ईंट पत्थर से बनी इमारत मात्र नहीं है, अपितु विद्यालय एक सुसंगठित व्यवस्था का नाम है, जहां पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी तथा शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक, मूल्यांकन की निश्चित विधियां तथा अनुशासन आदि होते हैं। यानी कि एक करिकुलम होता है, एक टाइम टेबल होता है, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ट्रेंड टीचर होते हैं, और साथ ही साथ विद्यालय में डिसिप्लिन होता है। इसके बिना विद्यालय अपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार विद्यालयीकरण का अर्थ है विद्यालय को इस प्रकार संगठित और सुनियोजित करना जिससे जिससे विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय तक पहुंच के लिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बल दिया जा रहा है। संविधान ने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की है, और इस आयु वर्ग के बालकों को विद्यालय में नामांकित करवाने, उनके विद्यालयीकरण को सुनिश्चित करने हेतु विविध प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभिकरणों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा भी बल दिया जा रहा है। अब बात करते हैं हम विद्यालयीकरण आयोजन की आवश्यकता एवं महत्व के ऊपर। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं क्षेत्र आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर, इन सबों के भेदभाव से ऊपर उठकर विद्यालयीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक इत्यादि का विकास किया जाता है, और आगे के जीवन में यही शिक्षा मार्गदर्शन भी करती है। विद्यालय और समाज के मध्य प्रगाढ़ तथा अन्योन्याश्रित संबंध है। इसलिए समाज की आवश्यकता में जब जब परिवर्तन होता है, तब तब विद्यालयी आयोजन में परिवर्तन की आवश्यकता भी महसूस की जाती है, क्योंकि जैसा विद्यालय का आयोजन होगा उसी प्रकार के नागरिक वहां तैयार किए जाएंगे। विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता तथा महत्व निम्न प्रकार की है। नंबर 1, मानवीय संसाधनों के प्रशिक्षण हेतु, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन का होना आवश्यक है, और किसी देश में यदि प्राकृतिक संसाधन है भी, तब भी उस देश का तब तक विकास नहीं हो सकता है जब तक कि उस देश में कुशल
मानवीय संसाधन उपलब्ध ना हो, और कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने में विद्यालयीकरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है सामाजिक उन्नति हेतु, फॉर द सोशल एडवांसमेंट। समाज में प्राचीन काल से कई कुरीतियां चली आ रही हैं। समाज कभी बनता है, कभी बिखरता है, कभी बनता है, कभी बिखरता है। इनके माध्यम से समाज में कई बार सब कुछ परिष्कृत हो जाता है और कई बार समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां विद्यमान हो जाती हैं। इन कुरीतियों को विद्यालयीकरण के आयोजन के द्वारा ही कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तीसरा है आधुनिकीकरण हेतु, फॉर द मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सभ्यता का उत्तरोत्तर विकास होता है और वह धीरे दिन प्रतिदिन मॉडर्न होते चला जाता है, आधुनिक होते चला जाता है। अब बात करते हैं हम कि किसी भी सभ्यता के मॉडर्न होने में या आधुनिकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा का है, और उस शिक्षा में भी किस अभिकरण का? तो फॉर्मल एजुकेशन का, यानी कि विद्यालयीकरण का। चौथा है संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा हेतु, टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संविधान ने सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए संविधान ने बराबर का हक दिया है। और कई बार अशिक्षा के कारण लोग अपने ही अधिकार एवं कर्तव्यों से अज्ञान रहते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उनका क्या अधिकार है, उनके क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए भी विद्यालयीकरण बहुत ही महत्व रखता है। पांचवा है नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप कैपेसिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक आपकी पढ़ाई होती है, और उसमें आप देखते हैं कि किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है, यानी कि वो क्लास को लीड करता है। किसी को कैप्टन बनाया जाता है, किसी को डे वाइज कैप्टन बनाया जाता है, मंडे का कैप्टन, ट्यूसडे का कैप्टन, वेडनेसडे का कैप्टन, इस प्रकार का डे वाइज कैप्टन बनाया जाता है। कई बार बहुत तरह के खेल कूद होते हैं, चाहे वो अंतर जिला खेल कूद हो, अंतर्राज्यीय खेल कूद हो, उसमें भी कई बार एक समूह का निर्माण किया जाता है, उसमें भी लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है। कई बार नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन किया जाता है, उसमें भी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। और तो और प्रार्थना के समय, अपना अपना प्रस्तुतिकरण देते समय, प्रेजेंटेशन देते समय, इन सभी समय लीडरशिप की आवश्यकता होती है, और यही लीडरशिप किसी भी व्यक्ति विशेष को भविष्य में लीडरशिप प्रदान करता है, जो कि विद्यालयीकरण के द्वारा ही संभव है। छठा है बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने हेतु, टू अडेप्ट द चेंज सर्कमस्टांसेस। इस परिस्थिति में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को वातावरण के साथ अनुकूलित करना सीखता है, यानी कि आप अपने घर में रहते हैं, आप वहां सर्वे सर्वा हैं, आप स्वयं वहां के राजा हैं। आप जैसे ही समाज में बाहर आते हैं, वहां बहुत तरह के लोग होते हैं, वहां पे आपको वो रौब नहीं चलेगा, यानी कि आपको रोज कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। और वो सब परिस्थितियां कौन सिखाती है? तो विद्यालयीकरण में क्या होता है, इसमें संख्या बल में स्टूडेंट होते हैं और वो सब एक दूसरे से अनुकूलन सीखते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, कोई थोड़ा मंदबुद्धि है, किसी का व्यवहार उदंड है, किसी का व्यवहार बहुत शालीन है। तो इन सारी परिस्थितियों से हम लोग अनुकूलन सीखते हैं, जिससे हम लोग किसी भी बदली परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। सातवां है पारदर्शिता हेतु, फॉर ट्रांसपेरेंसी। सरकार एससी, एसटी, ओबीसी सबों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान करती है, महिलाओं के लिए प्रावधान करती है, और वो प्रावधान को जानने के लिए भी, उन प्रावधानों को जानने के लिए भी कि कितनी मात्रा में किन्हें छूट दिया जा रहा है, कितनी मात्रा में किन के लिए क्या किया जा रहा है, इन सारी बातों को हम विद्यालयीकरण के द्वारा ही सीखते हैं। आठवां है अनुशासन हेतु, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में तरक्की के लिए, विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप
तरक्की नहीं कर सकते हैं। और डिसिप्लिन सिखाने की जिम्मेवारी सिर्फ घर में माता पिता या दादा दादी की नहीं होती है, बल्कि डिसिप्लिन साथ ही साथ स्कूल में भी सिखाया जाता है, जिससे बच्चे का भावी जीवन उज्जवल हो सके। नौवां है उच्च जीवन मूल्यों, नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु। फॉर हाई लाइफ वैल्यू, एथिकल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसमें हम करते क्या है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का जीवन मूल्य क्या है, उनके नैतिक एवं चारित्रिक विकास कैसे हो। तो हर व्यक्ति का जीवन मूल्य एक समान नहीं होता है, लेकिन विद्यालय में एक से एक वैसे व्यक्तियों के जीवन मूल्यों को पढ़ाया जाता है जिनके आदर्शों के ऊपर चलकर आप निश्चित ही अपने जीवन मूल्यों को ऊंचा कर सकते हैं। नैतिक एवं चारित्रिक विकास जो है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास किस प्रकार संपन्न होता है, तो वैसे लोगों के सानिध्य में रह के जिनका नैतिक विकास हो चुका है, साथ ही साथ चारित्रिक रूप से भी जो परिपक्व हैं, उनके संपर्क में रहने से आपका नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। तो ये सब विद्यालयीकरण में ही संभव है। 10वां है सांस्कृतिक संरक्षण हेतु, फॉर कल्चरल प्रोटेक्शन। किसी भी मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय उसकी संस्कृति होती है, उसका कल्चर होता है। हर व्यक्ति अपने संस्कृति को सजोना चाहता है, उसका परिमार्जन करना चाहता है, अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है। और इस काम को करने के लिए हर व्यक्ति को कहीं न कहीं शिक्षा की मदद लेनी पड़ती है। यानी कि संस्कृति जो भी है हमारी संस्कृति, उन संस्कृति को हम सिर्फ घर में अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, अपने माता पिता से सिर्फ शब्दों में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक सार संग्रह होगा किताबों का। उन किताबों के माध्यम से विद्यालय में हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है और हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं। 11वां है आर्थिक स्वावलंबन हेतु, फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी का कथन था कि शिक्षा हमें स्वावलंबी बनाती है। यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा के बाद, शिक्षा के माध्यम से हम स्वावलंबी बनते हैं। और स्वावलंबी का सीधा अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन होना, यानी कि आप किसी पे निर्भर ना हो। इस विषय में मैं एक चीनी शिक्षाविद का कथन यहाँ रखना चाहूंगा। उनका कहना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत हैं, किंतु रोटी, कपड़ा और मकान ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन आवश्यकताओं की पूर्ति नितांत आवश्यक है। अब यदि किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, तो यदि उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दे दी जाए तो वो अपने आप रोटी, कपड़ा, मकान अपने लिए व्यवस्था कर लेता है। 12वां है राष्ट्रीय एकता एवं उन्नति हेतु, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। राष्ट्र की एकता एवं राष्ट्र की उन्नति राष्ट्र के नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है, और राष्ट्र के नागरिक जैसे होंगे राष्ट्र की उन्नति भी वैसी ही होगी। या ये समझिए कि राष्ट्र के व्यक्ति जैसे एकीकृत होंगे, राष्ट्र भी एकीकृत होगा। अगर राष्ट्र के लोग सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो राष्ट्र भी एक दूसरे से लड़ने लगेगा और वहां पे किसी दूसरे कंट्री का शासन हो सकता है। इसलिए विद्यालयीकरण के द्वारा हमें हमारे राष्ट्र के एकीकरण के विषय में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और सभी संस्कृति का आदर करना सिखाया जाता है। यानी कि हमारी संस्कृति अच्छी है, लेकिन किसी अन्य की संस्कृति भी बुरी नहीं है। यानी कि अपने संस्कृति का सम्मान करें, लेकिन किसी और की संस्कृति का भी सम्मान करें, उसका निरादर ना करें। धन्यवाद।